हेलो गाइस, वेलकम टू ड्राइव श्राइव। मैं हूं आपका होस्ट दोस्त सुयश और आज हम बात करने वाले हैं जर्मन ट्विंस के बारे में, फॉक्सवैगन टाइगुन और स्कोडा कुशाक के बारे में। और ऑन पेपर इनके क्या पहले से ही जो है वो एग्जैक्टली पता लग रहे हैं कि क्या इनमें कमियां हो सकती हैं। डीमेरिट्स के बारे में मैं क्यों बात कर रहा हूं? क्योंकि मेरिट्स जितने भी होंगे वो चलाने के बाद ही पता लगेंगे। तो वो भी वीडियो आएगी जब जो है वो रोड पे गाड़ी आ जाएगी, तो ऑब्वियसली बहुत सारे मेरिट्स होंगे। ये नहीं है कि डिमीन करने के लिए वीडियो, बस ये अभी ये है कि ऑन पेपर क्या दिख रहा है कि हाँ कमी हो सकती है और किस वजहों से ये अपने राइवल से कम बिकेंगी। ठीक है, और अगर वो नीड आपकी हैं तो क्या आप वेट करना चाहिए आपको कि नहीं करना चाहिए? चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। तो सबसे पहले मैं अच्छी बात बताने से स्टार्ट करता हूँ। तो फॉक्सवैगन और स्कोडा का सबसे अच्छा इस टाइम ये चीज़ है कि 90% के ऊपर लोकलाइजेशन हो रहा है इंडिया में। ठीक है, तो ना ही ये गाड़ियाँ जो हैं वो थोड़ी सस्ती पड़ेंगी, जितना अगर बाहर से इंपोर्ट होती या फिर सीकेडी आती तो बहुत महंगी पड़ती, लेकिन ये सस्ती भी पड़ेंगी और होपफुली इनकी सर्विस वगैरह भी कंपैरेटिवली सस्ती होगी। उनका इंडिया 2.0 का प्लान है, तो लेट्स सी ये गाड़ियाँ जो हैं वो इंडिया 2.0 के हिसाब से आएंगी। बट अब अगर पहला नेगेटिव पे आ जाते हैं तो बहुत ईजिली वो चीज़ है कि इनमें डीजल इंजन का ऑप्शन नहीं आता। अब देखिए मैंने जो है वो एक लिस्ट बना रखी है, तो उनके हिसाब से बात करते हैं। सबसे पहली चीज़ ये है कि इनमें डीजल इंजन नहीं आता। अब डीजल इंजन मान लो आपकी 1500 किलोमीटर से ऊपर रनिंग है, ठीक है, 2000 किलोमीटर रनिंग है, आप रोज़ के जो है वो 60-70 किलोमीटर अप डाउन करते हो, है ना। तो मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि पेट्रोल और डीजल के दाम में बहुत फ़र्क है, बट फ़र्क ये आ जाता है कि इनके दोनों पेट्रोल इंजन टर्बोचार्ज हैं। टर्बोचार्ज इंजन शहर में उनकी माइलेज बहुत कम होती है ना। उसके बारे में हम बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अभी आगे बात करेंगे। तो जो फ़र्क होगा वो अच्छा खासा होगा टर्बोचार्ज की माइलेज में, पेट्रोल इंजन की और डीजल की माइलेज में। दूसरी चीज़ क्या है कि इनके कॉम्पिटिटर्स में जो डीजल इंजन आता है वो ऐसा नहीं ख़राब डीजल इंजन है। वो जो कोरियंस में जो है वो डीजल इंजन आ रहा है उसमें मिनिमल टर्बो लैग है, बहुत पसंद करते हैं लोग, और इतना रिफाइंड कि ऑलमोस्ट जो है वो पेट्रोल जितना रिफाइंड है। तो इनके कॉम्पिटिटर्स के पास बहुत ही अच्छे डीजल इंजन है, तो मेरे हिसाब से इनको जो है वो डीजल इंजन लाना चाहिए था। बहुत ही बोल्ड मूव है इनका, ये डीजल इंजन नहीं ला रहे हैं और देखते हैं क्या होता है। अब दूसरा नेगेटिव है इसी चीज़ से रिलेटेड, वो ये है कि जो लोअर वेरिएंट, इनके 2 इंजन आ रहे हैं, ठीक है। तो लोअर वेरिएंट में 1 लीटर का मतलब 1000 सीसी का टर्बोचार्ज इंजन आएगा जो कि अच्छी खासी पावर निकालता है। और सबसे अच्छा है कि उसका टॉर्क नॉर्मल नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन्स जो वर्ना में, सिटी में, क्रेटा में, सेल्टॉस में आते हैं उससे टॉर्क ज़्यादा है, ठीक है। तो चलाने में तो मज़ा आएगा। बट द पॉइंट इज़ कि अब मैं एक एग्ज़ाम्पल आपको दिखाता हूँ। वो ये है कि ऑटो कार के हिसाब से जब उन्होंने टेस्टिंग करी थी तो होंडा सिटी अगर शहर में 11.5 का एवरेज दे रही है, तो वहीं फॉक्सवैगन वेंटो और स्कोडा रैपिड 8.9 और 8.7 का एवरेज दे रही हैं इसी इंजन से, जो यही इंजन उनमें भी लगा हुआ आता है। तो ये मैनुअल में उनका शहर में एवरेज है 8.9 और 8.7। अब इससे हम क्या देख सकते हैं, जो टाइगुन और कुशाक होगी वो इनसे लगभग 80-100 किलो भारी तो होंगी। ऑलमोस्ट इतना फ़र्क होता है सेडान और क्रॉसओवर में, कि क्रॉसओवर थोड़ी 100 किलो के आसपास भारी होती है। तो अब 8.9 से 100 किलो वेट और है तो एवरेज और घटेगा, ठीक है। चलिए ये भी कोई दिक्कत नहीं है कि लोग लगभग 8 का एवरेज जो है वो ठीक है सिटी में, कोई दिक्कत नहीं है। द सेकेंड प्रॉब्लम इज़ कि जो लोअर वेरिएंट में ऑटोमेटिक गियर, क्योंकि आजकल ऑटोमेटिक की सेल्स बहुत बढ़ गई हैं,
ठीक है। तो लोग आदमी सोचेगा कि भाई मैं 1 लीटर का टर्बोचार्ज इंजन ले रहा हूँ लोअर वेरिएंट में 13-14 लाख रुपए के आसपास, और मैं ऑटोमेटिक ले लेता हूँ। ऑटोमेटिक 1 लाख रुपए महंगा पड़ेगा लगभग। उसमें आता है टॉर्क कन्वर्टर। अब द प्रॉब्लम इज़ कि जो टॉर्क कन्वर्टर गियरबॉक्स का नेचर होता है उस हिसाब से उसमें माइलेज DCT, आपके IVT मतलब CVT और नॉर्मल जो ऑटोमेटिक होता है उससे कम होती है। टॉर्क कन्वर्टर में सबसे कम माइलेज निकलता है। तो अगर मैनुअल में ही इनका माइलेज 8.9 है, उसमें 100 किलो और आप बढ़ा दो वेट, और उसमें आप ऑटोमेटिक टॉर्क कन्वर्टर दे दो, तो ये 7 की रेंज में आ गया। और अगर 7 की रेंज में आ गया तो ये मतलब काफ़ी नीचे चला गया, काफ़ी नीचे। तो जो 12, 13, 14 लाख रुपए के आसपास स्पेंड कर रहा है लोअर वेरिएंट में कुशाक और टाइगन के, तो उसके लिए 7 का एवरेज मतलब काफ़ी हिट करेगा उसको। दूसरा, अगर आप ओरियंस की बात करें, क्रेटा सेल्टॉस की, तो उसमें 1.5 1500 सीसी का इंजन आता है विद IVT मतलब CVT। तो उसका इंजन की जो फ्यूल एफिशिएंसी है उसकी काफ़ी तारीफ़ करते हैं लोग, 11-12 तक दे देते हैं शहर में। तो यहाँ थोड़ा सा जो है वो एक फ़र्क आ जाता है कि टर्बोचार्ज्ड प्योरली ऑटोमेटिक और 1.5 IVT में, तो जो 2, 3, 4 किलोमीटर पर लीटर का जो डिफरेंस होगा वो उन बायर्स को हल्का सा खलेगा जो उस कम रेंज में जो है गाड़ी लेना चाहते हैं, जिसकी बिल्ड क्वालिटी अच्छी हो, जिसको जो चलाने में मज़ा आए, लेकिन थोड़ा सा वहाँ पे कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ सकता है। तो उस हिसाब से आप जो है वो बुकिंग कराइए। दूसरा इंजन इनका है 1.5 TSI। वो बहुत ही बढ़िया इंजन है। वो compete करता है कोरियंस के 1.4 TGDI से। अब जो है वो वैसे 1.4 TGDI की अगर आपको परफॉर्मेंस और फ्यूल एफिशिएंसी का आइडिया लेना है तो आप वीडियो देख सकते हो बाद में, ठीक है। तो उससे कंपैरिजन में क्या है कि ये इंजन ज़्यादा पावरफुल है। 10 bhp लगभग जो है वो पावर ज़्यादा है और 10 न्यूटन मीटर टॉर्क ज़्यादा है, ठीक है। तो ये चलाने में मज़ा आएगा इसको। लेकिन अब उसमें भी एक प्रॉब्लम है। उसमें एक छोटी सी प्रॉब्लम ये है कि वो इंजन स्टार्टिंग में, एटलीस्ट स्टार्टिंग में इम्पोर्टेड होगा। अब बाद में वो इंडिया में पूरी तरीके से बनाने लगे तो बात अलग है, लेकिन स्टार्टिंग में इम्पोर्टेड इंजन होगा। इम्पोर्टेड इंजन का नुकसान कह लीजिए ये होता है कि जो उसके पार्ट्स होते हैं, जो उसकी सर्विस होती है, वो एकदम बहुत महंगी होती है। जो लोकली मेड इंजन है उससे एकदम दुगना तिगना जो है कॉस्ट आती है सर्विसिंग की, मेंटेनेंस की उस इंजन की। और टर्बोचार्ज इंजन का मेंटेनेंस थोड़ा सा जो है वो नेचुरली एस्पिरेटेड से हाई ही रहता है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। अब एक और पॉइंट आ जाता है, वो है रोड प्रेजेंस का। देखिए टू बी ऑनेस्ट, लोग जो है वो सेडान्स छोड़ के आजकल SUVs वगैरह क्यों ले रहे हैं, ठीक है। वो इसलिए ले रहे हैं क्योंकि रोड प्रेजेंस होती है, मतलब ऊंचा बैठता है आदमी, ठीक है, ओवरऑल। तो इनका जो लेंथ है वो लगभग 4.2 मीटर्स के आसपास है, मतलब ऑल द वे 4.3 या उनसे ज़्यादा नहीं है जो कोरियंस की जो है वो लेंथ है। और इवन ये हाइट और विथ में भी छोटी है, मतलब हर डायमेंशन में छोटी है। तो जब हाइट नहीं होती है SUV की या क्रॉसओवर की, तो उसमें क्या है कि जो है वो ना बाहर से वो बहुत ऊंची बड़ी सी लगेगी और ना अंदर से आप बहुत ऊंचा बैठ पाओगे, ठीक है। तो ये दोनों चीज़ें जो हैं वो एक SUV क्रॉसओवर बायर के दिमाग में रहेंगी कि हाँ यार मतलब उतनी बड़ी नहीं लग रही है देखने में, तो वो मज़ा नहीं आ रहा है। देखिए कुछ टाइम तक जो एक फैक्टर रहेगा कि हाँ नई नवेली गाड़ियाँ होंगी ये रोड पे तो थोड़ी अलग दिखेंगी, लेकिन मेन चीज़ ये है कि ये ढल जाएंगी दूसरी गाड़ियों के पीछे, क्योंकि इनका साइज़ उतना नहीं रहेगा। और साइज़ डज मैटर्स। इवन मैं आपको बताऊं कि इनकी जो चौड़ाई है, जो विथ है डायमेंशन में, वो बहुत सारी मतलब ऑलमोस्ट सारी सब 4 मीटर SUVs से भी पतली है। तो अब इस चीज़ के बारे में जो है वो अगर हम विथ की बात कर ही रहे हैं तो अगला टॉपिक पे आ जाते हैं, वो है रियर सीट स्पेस, ठीक है, स्पेशली शोल्डर रूम। तो मैं आपको एक एग्जांपल दे देता हूँ। जैसे जो क्रेटा सेल्टॉस हैं, जो कोरियंस हैं, या किक्स भी ले लीजिए आप, डस्टर भी ले लीजिए, उसमें 3 लोग पीछे जो है वो ठीक ठाक बिल्ड के बैठ जाते हैं। मतलब उनमें उतनी ही विथ होती है, शोल्डर रूम होता है जितना C सेगमेंट सेडान में होता है, मतलब सिटी में और यारिस वगैरह में जितना पीछे शोल्डर रूम होगा उतना ही इन क्रॉसओवर्स में होगा, ठीक है। अब प्रॉब्लम क्या आ जाती है कि अगर आपकी
विथ कम है तो 2 ही लोग बैठ पाएंगे पीछे और एक बच्चा बैठ पाएगा, ठीक है। और आपने जो है वो सबसे लंबा इन्होंने व्हील बेस दिया, मतलब लेग रूम जो है वो हो सकता है सबसे बेटर हो, मतलब इसमें कोई दो राय नहीं है कि हो सकता है कि इतना लेग रूम हो कि आप देखो कि अरे बहुत दूर है। लेकिन मेन प्रॉब्लम ये आ जाती है कि अगर आप कोरियंस में देखें या किक्स वगैरह में देखें तो 2 बंदे 6 फुट 2 इंच के एक के पीछे एक बैठ जाते हैं आराम से, मतलब इतनी जो है वो नी रूम होता है, लेग रूम होता है जिसमें 6 फुट 2 इंच के पीछे 6 फुट 2 इंच बैठ जाता है। अब इससे ज़्यादा अगर आपको नीड है, बहुत ही लंबी टांगे हैं आपकी, तो बात अलग है। लेकिन आई थिंक इंडिया में जो विड्थ होती है पीछे वाले सीट की वो ज़्यादा मैटर करती है, क्योंकि लोग 5 बिठा के जो है चलते हैं, ठीक है। अब इसमें एक और चीज़ आ गई, अगर आप 5 बिठा के चलते हैं और पीछे वाले टायरों पे लोड ज़्यादा रहता है तो रियर डिस्क ब्रेक्स जो हैं वो भी उस टाइम ज़्यादा बेटर काम आते हैं। अगर आप 2 लोग चल रहे हैं, 3 लोग चल रहे हैं तो उतना नहीं, क्योंकि लोड जो है वो फ्रंट टायर्स पे जाता है, फ्रंट डिस्क ब्रेक्स आर एनफ अगर अच्छे बाइट है तो। लेकिन जब पीछे वाले टायरों पे, पीछे वाले जगहों पे लोड होता है अच्छा खासा, तो रियर डिस्क ब्रेक्स जो हैं वो बेटर रहते हैं ओवरऑल कंट्रोल में, स्टॉपिंग में। तो अगर आप 5 लोग कभी कभी जो है वो रोड ट्रिप्स पे जाते हो तो आपको थोड़ा सा मुश्किल हो सकती है। अब 5वीं एक चीज़ आ जाती है, देखिए मैं सर्विस कॉस्ट पे और जो है वो स्पेयर पार्ट्स की अवेलेबिलिटी पे इतना कमेंट नहीं कर सकता, ठीक है, क्योंकि इनकी नई स्ट्रैटेजी है, 90% से ऊपर लोकलाइजेशन है, तो हो सकता है कि जो है वो आने वाले टाइम में ठीक हो जाए, ठीक है। लेकिन द प्रॉब्लम अभी भी ये प्रॉब्लम है, वो ये है कि इनके सर्विस सेंटर बहुत दूर दूर है। जैसे मैं अपने शहर में बैठा हूँ, मेरे से क्लोजेस्ट एक जर्मन सर्विस सेंटर जो है लगभग 200 किलोमीटर दूर है, ठीक है, 200 किलोमीटर्स। तो इनकी जो रीच है वो अभी भी कम है ना। अगर आप बड़े शहरों में रहते हो तो फिर भी आप जो है वो इतना सोचो ना, या फिर आपके पास उसमें भी सिर्फ 1 ही 2 डीलरशिप्स की चॉइस रहती है, मतलब आपके में भी घर के पास ना हो, 50-60 किलोमीटर दूर हो, है ना। तो वो जो है वो एक इशू बन जाता है थोड़ा सा। तो इस पे आई थिंक जो है वो जर्मन इन दोनों को काम करना चाहिए और सर्विस सेंटर्स जो है एटलीस्ट बढ़ाना चाहिए। इनफैक्ट ये चीज़ जो है वो और भी कंपनीज़ के साथ है, MG के साथ है, किया के साथ है, लेकिन इनका अभी भी जो है थोड़ा वाइड हो गया सर्विस नेटवर्क, जर्मन से ज़्यादा वाइड है। तो जर्मन्स को लगभग इतना तो जो है MG और किया के आसपास तो जो है वो सर्विस सेंटर अपने वाइड करने चाहिए, तभी ये चीज़। अगर आपके 200-250 किलोमीटर दूर है अगर आपका सर्विस सेंटर और बहुत आपको मन है लेने का, तब भी मतलब आप सोचोगे कि सर्विस कराने में 400 किलोमीटर की ट्रिप करूँगा, तो दैट डजंट मेक सेंस। अभी छोटी मोटी चीज़ें आ जाती हैं, जैसे पैनोरामिक सनरूफ नहीं है तो क्रेटा में आपको जो है वो SX मॉडल से मिल जाती हैं। सेल्टॉस में अभी जो मैं वीडियो बना रहा हूँ, मे भी हो सकता है कि सेल्टॉस में आ जाए पैनोरामिक सनरूफ, मे भी ना भी आए, ठीक है। और जो छोटी मोटी चीज़ें होती हैं, जैसे फ्रंट पार्किंग सेंसर्स हो गए और आपका सीट एडजस्टमेंट जो है वो इलेक्ट्रिक सीट एडजस्टमेंट हो गया, है ना, तो वो नहीं है। तो अगर आप 20 लाख रुपए की गाड़ी ले रहे हैं, अगर आपको जो है वो हाथ से करना पड़ रहा है, ये सब चीज़ें थोड़ा सा जो है वो खलती हैं, बट इट्स, अगर आप एंथुजियास्ट हैं और आपको जो है मन है तो आई डोंट थिंक कि आपको इन सब फीचर्स की जो है वो बहुत ज़्यादा तलब होनी चाहिए। तो इन अ सेंस इट्स फाइन। अब लास्ट बात ये आ जाती है कि लैक ऑफ बूट स्पेस। तो लगभग कोशाक और टाइगुन में 380 लीटर्स के आसपास बूट स्पेस होगा। 380 लीटर से क्या मतलब है, कम नहीं है, लेकिन उतना ही है जितना जो है वो कुछ सब कॉम्पैक्ट SUVs में आता है, जैसे काइगर में, जैसे सोनेट में, इवन जो मेन स्ट्रीम SUVs हैं नेक्सॉन, वेन्यू के जैसे, वो 350 लीटर से, तो उनसे थोड़ा सा ज़्यादा होगा, थोड़ा सा एक आप बैग और ले लोगे। लेकिन हाँ, 430 लीटर्स के आसपास जो है वो कोरियंस में मिलता है और इसी के अराउंड किक्स, डस्टर, इन सब में मिलता है। तो उनमें आप जो है वो ऑब्वियसली ज़्यादा लगेज कैरी कर सकते हो। तो छोटी लेंथ का कहीं तो नुकसान होगा। इन्होंने क्या किया कि पीछे लेग रूम ज़्यादा दे दिया और उस वजह से बूट स्पेस थोड़ा कम हो गया। तो ये बात है। बूट स्पेस अगर आपकी बहुत बड़ी प्रायोरिटी है, वही मैंने बताया ना कि अगर आप 5 लोग चलते हो और बूट स्पेस उनका 5 का सामान आएगा, तो बूट स्पेस की प्रायोरिटी बन जाती है। तो जो है वो काफ़ी सोचने का मामला है इनको बुक कराने में।
अब बाकी अच्छी चीज़ें जो हैं जो बची हैं वो ऑब्वियसली हम ड्राइव करने के बाद ही बता पाएंगे आपको। एक मैं जो है वो स्नीक पीक दे देता हूँ आपको, जो मुझे पर्सनली अच्छा लगा वो ये है कि हर वेरिएंट में ESC स्टैंडर्ड है, और जो पीछे वाले सीट्स हैं मिडिल सीट उसमें एक प्रॉपर 3 पॉइंटेड सीट बेल्ट है। तो ये 2 चीज़ें आई थिंक सारी गाड़ियों में आनी चाहिए, ठीक है। मतलब बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, जो भी जो है वो रेस्ड SUV या क्रॉसओवर हैं उसमें ESC स्टैंडर्ड होना ही चाहिए, चाहे कोई भी हो। तो ये चीज़ अच्छी है, आई हैव टू मेंशन इट। बाकी अगर देखा जाए, अगर आपके घर के आसपास सर्विस सेंटर है और आपको जो है इतने लोग लेके नहीं चलना है ना, और इन सब चीज़ों से आपको फ़र्क नहीं पड़ता है फ्यूल एफिशिएंसी वगैरह से, तो गो हेड। आपको जो है वो जैसे ही बुकिंग स्टार्ट हो आपको बुक करा लेनी चाहिए, क्योंकि मेन जो फ़ायदे हैं वो चलाने के बाद ही पता लगेंगे और वो उन्हीं में छुपे हैं। तो बताना कैसी लगी वीडियो और कैसे लगे ये पॉइंट्स। तो अगर अच्छा लगा हो आपको तो आप लाइक करेंगे, अगर बहुत ही अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ड्राइव सेफ़।